नमस्कार सभी को प्रणाम। सही नहीं, आप नमस्कार सभी को। पॉजिटिव बात है कि आप तो मना करोगे डाइवोर्स फाइल नहीं करो, ठीक है। नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर। गुरुजी, प्रणाम निधे, प्रणाम प्रणाम रघु जी, गुरुदेव। प्रणाम रविंद्र कुमार जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम अंगेज जी, प्रणाम गुरुजी प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम अनुराधा जी, राकेश जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। कोपल जी प्रणाम। कोपल जी आप कहाँ रहते हो? गुरुजी मैं साइप्रस में रहती हूँ। ये कहाँ है? साइप्रस साइप्रस में रहती हूँ में। ग्रीस के पास है गुरुजी। अच्छा, ग्रीस के पास है। कितने घंटे का अंतर है यहाँ से? यहाँ से इस समय 3.5 घंटे का अंतर चल रहा है। अच्छा, तो वो 3.5 घंटा मतलब ज्यादा या कम? नहीं, हम कम है। हाँ, आप लोग अहेड है। अच्छा, तो इसका मतलब आपके वहाँ 2:30-3 बज रहा है। हाँ जी, हाँ जी, 2:30 बज रहा है।
अच्छा है, चलिए। वो आज संडे के दिन लगातार क्लासेस चलती हैं, 12:30 से मीनू जी की स्टार्ट होती है, फिर आपकी, और फिर अब पूरा वो इस पे जाएगा। कोई बात नहीं, जी। क्लासेस कुछ समय की बात है, उसके बाद तो फिर सब फ्री हो जाते हैं अपने अपने। आपके यहाँ तैयारी कैसी चल रही है राम जन्मभूमि की? अच्छी चल रही है गुरुजी। मंदिर में तैयारियां चल रही हैं। गोपाल जी स्क्रीन से लगा रहे पूछना हैं चाह सब। रहे हैं, वो गिरीश के पास है, वहाँ कैसी सर तैयारी? यहाँ तो हम लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जय श्री राम का वो झंडा ला करके अपने घरों के ऊपर लगाया हुआ है, और अच्छा। सब कोई अपने घर में सुंदरकांड कर रहा है, कोई अपने घर में दिए जलाएगा, उस तरह से एक दूसरे को बुला के अपने घर में सुंदरकांड वगैरह कर रहे हैं लोग। हाँ, और वो बाहर कोई, का बात जानना चाह रहे थे, हिंदुस्तान में तो हाँ, एक पहले तो से कोई उसका हैं जो उतना कि है। इंडिया गए थे, तो उनसे जय श्री राम वाले जो झंडे हैं वो सारे बहुत सारे लोगों ने मंगाए हैं, तो सब अपने घरों में लगाए हुए हैं। अच्छा है। तो एक हमारे हैं, उनके यहाँ हम भी कल जाएंगे, तो उन्होंने अपने पड़ोसियों जो ग्रीक्स हैं उनको भी बुलाया है। तो अच्छा। उनको समझ तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन उन्हें ये एक्सप्लेन करा है कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ राम मंदिर बन रहा है, और आप बाकी कुछ ना करें, लेकिन प्रसाद लेने आए। अच्छा। अच्छा। ये कर रहे हैं सारे। क्योंकि पाकिस्तान में भी धूम है गुरुजी। आरजू हाँ, आजमी जर्नलिस्ट है, वो उसने अपने घर पे बुलाया सारे हिंदुओं, कल रात को डिनर देगी और साथ में सब राम भजन करेंगे। पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में आरजू काजमी है, उनकी रिपोर्टर है, अच्छा। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है। तो उसने अपने अच्छा। घर पे बुलाया सारे हिंदुओं को इस्लामाबाद में। अच्छा है। मॉरिशस में 2 घंटे की छुट्टी है। अच्छा, 2 घंटे की छुट्टी किस हिसाब से दे दिया लोगों ने? जब वो लाइव टेलीकास्ट होगा ना, उस पीरियड में छुट्टी है। अच्छा। 12 अच्छा। से 2। बड़ा दिन तो सनातनियों के लिए है ही, और इसको मनाना भी चाहिए। हमारे क्लास पे भी प्रभाव हो गया, सुबह भी कम लोग थे, अभी भी देखते हैं कि थोड़े कम लोग आए हैं। तैयारी खूब चल रही है। कल शाम का क्लास हमने सोचा है कि सस्पेंड कर दें, लोग दिए हुए जलाएं आराम से, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि उत्तर उत्तर प्रदेश सरकार ने तो सारे स्कूल कॉलेज वगैरह बंद कर दिए हैं, सबकी छुट्टी कर दी है, तो हम लोगों को भी थोड़ा छुट्टी करके एंजॉय करना चाहिए। राम जी आ ही रहे हैं बैंक्स तो। वगैरह भी आधे आधे दिन के लिए बंद है। हाँ, दिल्ली शेयर उल्ली में मार्केट भी में कुछ यूनियन छुट्टी खुलेगी। उट्टी है। केंद्र सरकार ने भी कुछ छुट्टियां घोषित की हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह की शायद छुट्टियां घोषित की हैं। हमने तो ये देखा कि 15 अगस्त 26 जनवरी में जैसे झंडा बिकता है, दीपावली में जैसे दिया बिकता है, उसी तरह से अभी झंडा और दिया बिक रहा है। हमको नहीं लगता था कि, बोल तो रहे हैं ये लोग एक दो दिया जला देंगे, लेकिन लगता ही नहीं, दीपावली मनेगी कल, नहीं नहीं, है बहुत ना। उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है। हाँ, अरे हमारे सर, तो आज मेरी सुबह कजन है, उनके सुबह स्कूल में प्रभात छुट्टी फेरी में कराई गए है, थे, टीचरों को तो बुलाया लोगों है, में और काफी स्कूल में उत्साह है। 25,000 दिए जला रहे हैं अपने स्कूल में ही वो लोग। अच्छा। यूएसए की फोटो आई गुरुजी, उन्होंने कार रैली निकाली है वहां पे, हमारे रिलेटिव है वो भी गए कार रैली में। वाह वाह, बढ़िया है ये सब। राम जी के लिए तो हो ही रहा है, साथ में 2024 के चुनाव के लिए भी है। तो दिए जलाने वाले ये भी याद रखें कि कौन सा बटन दबाना है। वो रिमाइंडर आएगा गुरुजी रामनवमी पे। रामनवमी भी इलेक्शन के थोड़ी देर पहले आएगी ना, दोबारा फिर वही धूम होगी हाँ, दोबारा। भूल ना कहेगा जाए जिस लोग भाई। जिन्होंने दिए जलाए वो अगर बटन नहीं दबाएंगे तो राम जी नाराज हो जाएंगे। हाँ। मोदी के तमिलनाडु से खड़े होने के चांस हैं इस बारी। अच्छा। कह तो रहे हैं गुरुजी। नहीं, हमको नहीं लगता है बनारस छोड़ेंगे। हो सकता है बनारस दो नहीं जगह से छोड़ेंगे, खड़े हो जाए, दो बनारस जगह के से साथ खड़े। साथ तमिलनाडु में भी लड़ेंगे हाँ, ये हो सकता है। दोनों। हम्म। अगर वहां से जीत गए तो बनारस हम्म। छोड़ देंगे। अच्छा। हाँ, दक्षिण भारत में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा ही, और कोई ना कोई उपाय, जतन तो बहुत करते हैं ये लोग, लेकिन कुछ कारण है। ये जो द्रविड़ वाला चैप्टर है ना, ये सबसे बड़ा कारण है कि वहां पे कोई सेंट्रल पार्टी जो है बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता है। कांग्रेस थी पहले,
कांग्रेस को उन्होंने बाहर कर दिया, हम्म 60 के दशक में बाहर कर दिया इन्होंने। हम्म। उसके अब बाद तो अन्नामलाई कांग्रेस। लगा हुआ है, अन्नामलाई लगा हुआ है, काफी जोर शोर से लगा हुआ है। तो ये जो द्रविड़ वाला चैप्टर है ना, इसकी वजह से वहाँ ज्यादा दिक्कत है। चलिए, तो हम लोग ये जैमिनी के क्लास में हैं। कोटा जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई होते रहेगा। साउथ के लोगों के पाप और ज्यादा बड़े हुए हैं, तो वो घटने तक वहां में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। पाप बढ़े हैं घटे हैं पता नहीं, ठीक है ना। तो और पाप कहते किसको हैं ये भी पता नहीं है। हमारे धर्म में हर चीज के लिए डिबेट करने का रास्ता छोड़ दिया है, और उसके लिए अलग से दर्शन दे दिया है। उसमें एक चारवाक दर्शन है, आप लोग कभी नाम सुने होंगे, कई लोग चारवाक दर्शन से परिचित भी होंगे। वो तो कहता है कुछ नहीं है, एक ही जीवन मिला है, जितना एंजॉय करना है कर लो। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, मतलब पियो पियो और फिर से पियो, जब तक जमीन पे न गिर जाओ, और जमीन पर से उठो और फिर पीना शुरू करो, ठीक है ना। तो इसके अलावा और जीवन में कुछ है नहीं, अर्थात आप सांसारिक सुख भोगों के प्रति लिप्त रहो। धर्म अर्थ काम मोक्ष में उसने सिर्फ काम को ही प्राथमिकता दी है, और उसके लिए जो अर्थ अर्जन करना है तो अर्थ अर्जित करो, अगर नहीं है तो उसके लिए भी लिख दिया है ऋणम कृत, ऋण करो और घी पी लो, मर जाओगे तो कौन मांगने आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर अर्थ उपाय करके अगर आप पी नहीं सकते हो, तो उसके लिए भी सूत्र है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, की कर्ज ले लो और उससे घी पियो। और घी का मतलब यहाँ घी नहीं है, समझ रहे हैं ना, वो मद्य ही है। तो यहाँ इस दर्शन को भी मान्यता प्राप्त है कि अगर आप भी बोलते हैं तो आपको भी लोग सुनने के लिए तैयार हैं। तो हमारे धर्म में तो बहुत सरल है कि आपको अगर किसी बात के ऊपर कोई आशंका है तो आप डिबेट कर लो, ठीक है ना। आदि शंकराचार्य क्या थे, डिबेट करके ही तो उन्होंने अपना जो है सो झंडा गाड़ा था। जितने भी कर्म कांडे ब्राह्मण थे उनको ये बताया कर्म नहीं है कुछ, सब ब्रह्म है, ठीक है ना। तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं भूल गया हूं, एको ब्रह्म जगन मिथ्या, ऐसे करके कुछ है कि एक ब्रह्म ही है सब कुछ, और जगत जो है वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म हो ना। हाँ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ठीक। तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे यहाँ आज से नहीं, ईसा पूर्व से ही धर्म में यदि कोई बात आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है तो उस पर डिबेट कर सकते हैं। ज्योतिष में भी आप लोग हम लोग डिबेट कर लेते हैं कि ये सही नहीं लिखा गया, इसके जगह पे ये लिखा जाना चाहिए। तो कई वैदिक काल के बाद उपनिषद का काल आया, और उसके बाद दर्शन का काल आया, और जब दर्शन का काल आया तो अलग अलग तरीके से धर्म को परिभाषित कर दिया गया। और जब दर्शन का काल आया तो विज्ञान उसके बाद आया, और विज्ञान दर्शन जो जो प्रश्न पूछता था उसका जवाब विज्ञान ढूंढता था। जिसका मिल गया अच्छा है, नहीं मिला है तो ढूंढ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग उस सनातन धर्म को मानने वाले हैं जहाँ डिबेट की स्वतंत्रता है, डिबेट हमेशा आप कर सकते हैं। तो अश्वेता अभी तक अपने जगह पे है, हमको तो गुरुजी मैं उम्मीद कुछ था कि बोलूं? प्रणाम गुरुजी। हाँ जरूर जरूर, 1 मिनट ले लेते हैं आपसे। हाँ हम तो गुरु, सोच रहे जो थे कि अश्वेता अयोध्या में होगी। गुरुजी जो तो चार चार वेद है, 108 उपनिषद है, और 6 हमारा जो दर्शन है,
इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो गुरुजी जो भी बोलते हैं कि अगर जो भी आज के डेट में जितना धर्म है सब मतलब इनमें से ही मिलता है सारा चीज। तो कोई सज्जन बोल रहे थे, ये अगर ये सारा अगर कोई पढ़ लिया होता तो दूसरे धर्म की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हिंदू धर्म में नास्तिक का भी रोल है, हाँ नास्तिक है, को भी माना जाता है। बिल्कुल। तो ये इस जैसा लिबरल और जो चीज है कि मतलब जो रिलीजन मतलब जिन दुनिया में नहीं है कहाँ एक कि बाइबल है, कहाँ एक कुरान है, कहाँ एक गुरु ग्रंथ साहिब है, उसके अपोजिशन में आप 4 वेद लगाते हो, 108 उपनिषद लगा देते हो, 6 दर्शन उसके बाद वाल्मीकि रामायण और मानस और गीता भी पीछे लगा देते हो। आप जो बात को समझो। कन्नड़ थे शायद, उस हाँ उन्होंने पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा लिखा, उसमें अणु हाँ परमाणु तक बात है गुरु जी। हाँ, तो जो वो कि तो है ही, साइंटिफिक था सारा। वो तो है ही। हमने कहा कि अन्य धर्मों में एक एक पुस्तक है जो उसको लीड करता है, और आप उसके अगेंस्ट में 4 वेद, 108 उपनिषद, उपनिषद 108 से ज्यादा है लेकिन 108 कहा जाता है, और 6 दर्शन लगाते हो। अब 6 दर्शन के पीछे गीता, महाभारत और मानस भी लगा देते हैं, रामायण भी और लगा पुराण देते लगा हैं। देते हैं गुरु जी। हाँ, पुराण भी, 18 पुराण भी लगाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इतना ज्ञान कौन लेना चाहेगा। इसीलिए सबसे संक्षिप्त में जहाँ ज्ञान मिलता है वहां चला जाता है। आजकल तो आप लोग देखते ही हैं, रील्स का जमाना आ गया। पूरा पिक्चर न देखो, रील्स में ही पिक्चर समझ में आ जाएगा 1 मिनट में ही। तो रील्स तो के जमाने एक में श्लोक आप की रामायण भी बनी गुरु जी। हाँ मैं पढ़ रहा था पीछे, कोई एक श्लोक में रामायण। हाँ, एक श्लोक में तो रामायण है। हे कृष्ण कमलापते जदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मीपते पाहि माम। उसके बाद जो श्लोक है, आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम एतद्धि रामायणम। तो यही तो रामायण है। तो आप एक श्लोक में रामायण यही कह सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते, समझ। और बेसिकली और एक चीज गुरुजी बोलना चाहता हूँ, जैसे कि जी आ, हम लोग सोचते हैं कि औरंगजेब ने सारा मंदिर तोड़ दिया तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन वही है, लेकिन मेरे ख्याल से एक आदमी था बख्तियार खिलजी, जो कि हम्म नालंदा यूनिवर्सिटी को टोटल जला दिया था। हम्म। तो क्या है ना कि गुरुजी हम मंदिर तोड़ने से मंदिर बना सकते हैं, हमारा सारा ज्ञान का पुस्तक को जला दिया है इस हाँ। अत्याचारी ने। हम्म। तो मतलब वो सबसे बड़ा जो है ना कि जो आतताई वही था मेरे हिसाब से, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल क्योंकि धर्म का आधार ज्ञान होता है गुरु जी। बिल्कुल हमारा सारा बिल्कुल। ज्ञान को जला दिया था। आज के डेट में जितने लोग भी ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ ब्राह्मण्स ना, वो जो सुन मुन के जो थे ना, वो सारा हमारा ग्रंथ को वो चला दिया, और कुछ तो ऐसे परमानेंटली लॉस्ट हो ही गया। हम्म। वो तो तो आर्यों ने अभी इसको तक कंठाग्र अब कर लिया था, इसीलिए दोबारा से ये संभव हो पाया। हाँ हो पाया गुरु जी, लेकिन जो ओरिजिनल सारा चीज था वो उस आतताई ने जला दिया सब, बिल्कुल, वो समाप्त हो गया। समाप्त हो चलिए। गया। और अभी भी उस आदमी के नाम पे बख्तियारपुर का स्टेशन है आपका बिहार में। हाँ 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 हाँ। तो वो बिहार में है, इसीलिए यही सुन के यूपी में पीड़ा होता रहता है, तो नाम बदल जाता। यही सुन के पीड़ा होता है कि ज्ञान को जला दिया। हमारा जो संस्कृति जो हाँ होता है ज्ञान से होता है गुरु जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उसी सब के कारण से हम हमेशा कहते हैं कि हमारे जो ज्योतिष हैं, इसमें भी कई ऐसे विषय हैं जिसकी एक जगह चर्चा मिलती है, दूसरे जगह उसका विस्तार नहीं मिलता। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ खत्म हो गया। अगर किसी ने जोड़ने का किया है प्रयास, तो आपको श्लोकों के तरीके से पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ अलग से जोड़ा गया है। अगर आप रियल में उसको पढ़ते हो तो ये समझ में आ जाएगा कि अलग से कुछ जोड़ा गया है। तो क्योंकि एक आदमी जब लिखता है ना, उसका जो लिखने का, जैसे हम लिखते हैं या बोलते हैं, तो हमारा जो लिखने और बोलने का शैली है, वो आप लाख कोशिश कर लीजिएगा हमारे जैसा नहीं कर पाइएगा। समझ रहे हैं ना? कुछ ना कुछ लग जाएगा कि यहाँ कोई गुरु जी का चेला है, उसको कॉपी करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है। तो
वो पता चल जाता है। तो उसी तरह से हम लोगों के इसमें भी बहुत कुछ ऐसा पता चलता है कि अलग से जोड़ने का प्रयास किया गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो हम लोग चापे चंद्रे ना वृते देशे, कारकान से चतुर्थ स्थान में यदि चंद्रमा हो, तो इसके विषय में पढ़ लिया था। कारकान से तृतीय स्थान और स्वभाव ये पढ़ा था हम लोगों ने। कर्मणि पापे सूरः शुभे कातरः। कहा जाता है कि कारकांश लग्न से तीसरे स्थान में यदि अशुभ ग्रह हो तो सूरवीर होता है, अर्थात निडर होता है। और ऐसे हम लोगों के पराशरी में लिखा हुआ है कि तीसरे स्थान में यदि सूर्य शनि मंगल जैसे ग्रह हो तो जातक सूरवीर होता है, निडर होता है। ठीक है, तो वहां लग्न का महत्व अधिक है, इसीलिए लग्न से तीसरे स्थान की बात आई, उसमें भी सूरवीर लिखा गया। छठे में भी सूरवीर लिखा जाता है और एकादश से भी सूरवीर लिखा जाता है, वहां तीनों से लिखा जाता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि यदि कारकांश लग्न से तीसरे स्थान में है कर्मणि पापे सूरः, तो वहां यदि अशुभ ग्रह हो तो जातक सूरवीर होता है। और कहता है शुभे कातर, यदि शुभ ग्रह हो अर्थात गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्र हो, तो कातरह का मतलब होता है डरपोक। तो कारकांश लग्न से तीसरे स्थान में यदि शुभ ग्रह हो तो जातक डरपोक होता है। तो हम जो पराशर में बताते हैं वहां ये बताते हैं कि तीसरे स्थान में अगर कोई शुभ ग्रह गया हुआ हो, तीसरे छठे 11वें स्थान में शुभ ग्रह गया हुआ हो, तो 11वें स्थान को अलग से समझते हैं, लेकिन तीसरे और छठे स्थान में यदि शुभ ग्रह गया हुआ हो तो उसके कारकत्वों की हानि हो जाती। हम लोग पराशर में इस तरह से पढ़ते हैं, और यहाँ कहा जा रहा है कि यदि शुभ ग्रह गया हुआ हो तो ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति डरपोक होता है, बहुत हिम्मत वाला नहीं होता है। तो यदि शुभ ग्रह तीसरे में हो तो डरपोक, अशुभ ग्रह तीसरे में हो तो निर्भय, निडर, सूरवीर होता है। आगे लिखता है मृत्यु चिंतयो पापे कर सकः, कि अगर कारकांश लग्न से तीसरे स्थान और छठे स्थान में पाप ग्रह हो तो जातक कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करता है। अब वर्तमान समय में ऐसा नहीं कह सकते कि कृषि कार्य करके ही अपना जीवन यापन करता है। तो ऐसे स्थिति में जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि सिर्फ कृषि कार्य को नहीं, कृषि से संबंधित और भी कई प्रकार के व्यवसाय होंगे। कोई फर्टिलाइजर का काम करता होगा, कोई दवाइयों का काम करता होगा, कोई अनाज के विक्रय करने का काम करता होगा। कई प्रकार का कर्म है जो कृषि कार्य के ऊपर निर्भर करता है। तो सिर्फ कृषि कार्य न कहते हुए अन्य प्रकार के कृषि कार्य तथा उससे संबंधित व्यवसाय यदि कह दें तो हमारे समझ से ज्यादा उचित होगा आज के परिवेश में उसको समझने के लिए। दूसरा है कि अब फिर से कहते हैं ना कि पृथ्वी गोल है, जहां से चले थे वहीं वापस आना है, ऐसा हम लोग अपने लैंग्वेज में बोल लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में फिर से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग कृषि कार्य को अर्थात व्यवसायिक कृषि को अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे लोग कोठी खरीदते हैं, विला खरीदते हैं ना, उसी तरह से अब लोगों में ये चलन शुरू हुआ है। अभी ये चलन बहुत कम है, लेकिन इन 5 वर्षों में, आपको पीछे 25 वर्ष का हमारा ज्योतिष का अनुभव है, तो 5-5 वर्षों में ये बदलते रहता है। वो भी हम आप लोगों के सामने साझा करते रहते हैं। पिछले 5 वर्षों में फार्म लैंड खरीदने की प्रथा बढ़ी है। आप लोग इस बात को महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? किसी के पास 1 करोड़ 5 करोड़ रुपया है तो वो एक कोठी में खर्च नहीं करना चाहता है, वो सोचता है कि इससे 50
बीघे या 50 एकड़ या 25 एकड़ जमीन खरीद लिया जाए और उसको वो फार्म लैंड में डेवलप कर लें। अभी हमारे एक रिश्तेदार गए हुए थे बगान। अब वो बगान क्या है, वो गढ़गंगा के पास, गढ़मुक्तेश्वर के पास एक फार्म लैंड है जिसमें कि आम के पेड़ 600-700 लगे हुए हैं, अन्य प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं। उसी के अंदर रिसोर्ट बना हुआ है, स्विमिंग पूल बना हुआ है। लोग वहाँ पिकनिक करने के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जगह बुक कर लेते हैं। तो आम का आम और गुठली का दाम, अर्थात लोग घूमने फिरने के लिए भी चले गए और आपको उस बगीचे से लाभ भी हो रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आप डायरेक्ट जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन यदि आप टूरिस्ट डेवलपमेंट के नाम पे जमीन लेते हो तो आपको वहाँ जमीन प्राप्त हो जाता है। 5 बीघा जमीन लिया, 10 बीघा जमीन लिया, उसमें एक कॉटेज बना दिया। कॉटेज बना दिया, हम जब कभी गए उस कॉटेज में ठहरे, नहीं ठहरे तो सेब का बागान बना हुआ है, सेब उग रहे हैं। तो लोगों में फार्म लैंड परचेज करके उसको लेकर के आगे बढ़ने का प्रचलन शुरू हुआ है। तो ऐसे में फिर से ये बात लागू हो जाएगा कि तीसरे और छठे स्थान में यदि अशुभ ग्रह हो तो लोग कृषि कार्य के लिए अग्रसर होते हैं, कृषि कार्य को करते हैं। कारकान से नवम स्थान में, अब नवम की बात हो रही है, अलग अलग स्थानों की बात होंगे। कारकान से लग्न से नवम स्थान में गुरु हो तब कहते हैं कि विशेष रूप से ऐसे लोग कृषि कार्य से ही अपना जीवन चलाते हैं। तो या तो कारकान से तीसरे छठे में अशुभ ग्रह हो या कारकान से नवम स्थान में गुरु हो तो कृषि कार्य से जीवन चलाया जाता है। यहाँ तक हम लोगों के समझ में आ गया। अब 12वां स्थान जो है बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। किस परिप्रेक्ष्य में? तो हमारे जीवन मृत्यु के संबंध में, मोक्ष के संबंध में, मुक्ति के संबंध में ये बड़ा अच्छा स्थान कहा गया है। इसके विषय में ही यहाँ अब ये चर्चा करना चाह रहे हैं हमारे ऋषि। क्या कहते हैं? उच्चे शुभे शुभ लोको। सर मैं बीच में टोक रही हूँ, ये पिछली क्लास में पढ़ लिया था हमने, 12वां स्थान भी और नवम जो अभी आपने बताया। 12वें क्लास में 2 ही ग्रह पढ़े थे मैम, केवल नहीं 2 ग्रह सर, पढ़े थे। केतु पढ़ा था और शुभ ग्रहों का पढ़ा था 12वें बस स्थान केवल का। केतु और शुभ ग्रह पढ़ा था बस। चलिए ना, कोई बात नहीं, दोहरा लिया जाए फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये पेज नंबर कौन सा है ये? आगे बढ़ लेते हैं, फिर आप 2-4 श्लोक आगे पढ़ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है सर, हमको ठीक है। हमको भी लग रहा है कि हम लोगों ने कुछ पढ़ा है इसमें गुरु जी केवल आपने केतु का पढ़ाया था कि केतु अगर है तो वो क्या नाम है उसमें मोक्ष प्राप्त होगा, अगर वो कर्क राशि में है तो, या मीन राशि में है तो मतलब ज्यादा बेहतर होगा। बस इतना आपने पढ़ाया था बस। सब मोक्ष की बात हुई थी। केतु 12वें में था कर्केश लगन के, तो 12वें पर शुभ अशुभ ग्रहों का प्रभाव क्या होगा ये भी पढ़ लिया था। कोई बात नहीं है, फिर से पढ़ लेते हैं, 2 मिनट लगता है, कोई बात नहीं। ठीक है सर। उच्चे शुभे शुभ लोकः, कारकांश लग्न से द्वादश भाव में उच्च ग्रह हो तो मनुष्य मृत्यु के बाद शुभ लोकों में जाता है। ये हमारे पास कई लोक हैं, हम लोग जानते हैं कि स्वर्ग लोक में जाते हैं, वैकुंठ लोक में जाते हैं, शिवलोक में जाते हैं, कहाँ जाते हैं। तो कई लोकों की बात कही गई है। तो ऐसे स्थिति में कहता है कि यदि कोई ग्रह उच्च का हो तो अच्छे लोकों में उच्चे शुभे, अर्थात शुभ ग्रह यदि उच्च राशि में स्थित हो तो ऐसे स्थिति में हम शुभ लोकों को जाते हैं। केतु कैवल्यम, कारकांश लग्न से 12वें में यदि केतु हो तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आप लोग, हमने ये भी बताया था कि ये पराशरी सिद्धांत से विपरीत है। पराशरी में जो लोग बोलते हैं वो यहीं का अंश बोलते हैं, वहां इसके विषय में लिखा नहीं गया। ये अब कहा जाता है
यदि मीन और कर्क में, सही बात है, यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया है, 12वें भाव में हो तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापैर्य अन्यथा, यदि कारकांश लग्न से द्वादश स्थान में केतु को छोड़कर अन्य पापी ग्रह हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो शुभ लोक की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात सद्गति नहीं मिलता, हम नरकगामी होते हैं। अब जैसे कि एक प्रचलन चलता है कि हमारे इष्ट देव कौन है, समझ गए ना? वो हमारे ज्योतिष में, मतलब वैदिक ज्योतिष में इष्ट देव की बात नहीं की गई। अधि और प्रत्यधि देवता ग्रहों के बताए गए हैं, वो आप लोग बेसिक में सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, वहां जाके सीख लें। लेकिन यहाँ कारकांश लग्न से 12 भावों में अलग अलग ग्रहों के स्थिति से आप कौन से देवता के भक्त होंगे या कौन से देवता का आप विशेष पूजा करना पसंद करेंगे, इसके विषय में बताया गया है। तो कहा जाता है कि कारकांश लग्न से 12वें स्थान में केतु के साथ सूर्य हो तो मनुष्य शंकर जी का अर्थात शिव भक्त होता है। और कहता है चंद्रेन गौर्याम, और यदि चंद्रमा के साथ केतु हो तो गौरी का भक्त होता है। अर्थात हर ग्रह के साथ केतु के विषय में बताया गया। इसका मतलब है, इसीलिए कहा जाता है कि केतु को भी आध्यात्मिक प्लैनेट्स है, वो भी हमको धर्म कर्म के राह पे चलाने का प्रयास करता है। तो चंद्रमा के साथ केतु हो तो गौरी अर्थात पार्वती जी का भक्ति करते हैं, माता का भक्ति करते हैं। शुक्र युक्त केतु हो तो लक्ष्मी का पूजन करते हैं, लक्ष्मी के विषय में ज्यादा हम लोग चिंतित रहते हैं। मंगल युक्त केतु हो तो कार्तिकेय स्कंद का जो है तो भक्ति करते हैं, और कार्तिकेय को भी सेनापति कहा गया। तो उसी के तर्क में आप नरसिंह को भी ले सकते हैं कि मंगल के साथ युक्त केतु हो तो नरसिंह भगवान का पूजा पाठ करते हैं। बुध और शनि के साथ केतु हो तो विष्णु जी का भक्त होते हैं। गुरु से युक्त केतु हो तो शंकर और पार्वती दोनों की भक्ति करते हैं, और राहु हो तो महाकाली अर्थात दुर्गा का भक्ति करते हैं। तो यहाँ केतु के साथ और अकेला, जैसे कि अकेला ही सूर्य हो तो शंकर का भक्त, अकेला चंद्रमा हो तो गौरी का भक्त, शुक्र हो तो लक्ष्मी का भक्त, मंगल हो तो कार्तिकेय का भक्त, बुध हो तो विष्णु का भक्त, गुरु हो तो शंकर का भक्त, राहु हो तो महाकाली का भक्त, अकेला केतु ही बैठा हो तो गणेश और कार्तिकेय की भक्ति, ये हम लोग समझ सकते हैं। तो आप दोनों विषयों को समझने का प्रयास कीजिएगा। केतु के साथ और अकेले होने पर भी हमारा जिस देवताओं के प्रति भक्ति बताया गया है उस देवताओं के प्रति भक्ति भाव बना रहेगा, ये कहा गया है। अब कहता है पापरछे मंदे क्षुद्र देवतासु, कि कारकांश लग्न से द्वादश स्थान में यदि पाप ग्रह की राशि में शनि हो तो मनुष्य क्षुद्र देवता अर्थात यक्षिनी, पिशाचिनी, डाकिनी, भैरव, ऐसे लोगों का भी हम पूजन करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ बनारस में विंध्याचल जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, हम आसाम में कामाख्या भी तो जाते हैं, ठीक है ना? हम बंगाल में द्वादश में तारा, गुरु जी शनि देव की राशि, हाँ शनि, अशुभ ग्रह की राशि में शनि हो तो अशुभ ग्रह की राशि में खुद शनि का भी राशि हो जाता है, लेकिन वो मंगल की राशि की बात हो रही है, मेष या वृश्चिक में शनि हो, ऐसा मान करके चलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अघोरी होते हैं, वही उसके गुरु हैं। और जो शक्तिपीठ जहाँ मांस मदिरा आदि का प्रयोग होता है
डाकनी पिशाचनी की सेवा होती है वैसे जगहों पर जाते हैं। तो अगर कारकांश लग्न से 12वें में शनि हो तो ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा कहा जाता है। कारकांश लग्न से द्वादश स्थान में पाप ग्रह की राशि में शुक्र हो तो भी यही फल कहना चाहिए, इससे परे नहीं होना चाहिए। अर्थात पाप ग्रह की राशि में किसी भी ग्रह का होना कहा जाता है कि यहाँ पे हम लोग क्षुद्र देवताओं की पूजा कर सकते हैं। अर्थात ऐसे देवता जिसका पूजा नॉर्मली लोग नहीं करते, उसके मंदिर नहीं होते। डाकनी पिशाचनी का भैरव का मंदिर तो होता है लेकिन डाकनी पिशाचनी का मंदिर नहीं होता, तो ऐसे हम क्षुद्र देवताओं की पूजा करते हैं। सर ये डाकनी पिशाचनी क्या उससे भैरव से प्रभावित होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डाकनी पिशाचनी जो 64 योगनियां होती हैं, माता जी की 64 योगनियां हैं। जी जी ठीक है जी। तो उसके अंदर डाकनी पिशाचनी आता है। आप नित्यक्रम पूजा प्रकाश में पढ़ेंगे तो 64 योगिनियों का नाम लिखा गया है। बड़े बड़े यज्ञ में सबको बुलाया जाता है, समझ रहे हैं? जी तो बड़े यज्ञ आती होते हैं तो उसमें 64 योगिनियों को भी बुलाया जाता है, तो इसीलिए हम उसको क्षुद्र देवता के रूप में कहीं कहते हैं। श्लोक में पढ़े 64 योगिनी नृत्य कर नाचे योग नृत्य करत भैरव, ऐसे कर किसी आरती में है। हाँ 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 हाँ, तो वो भैरव भी तो आखिर माता के ही सेवा करते हैं ना, और जी ये 64 योगिनियां भी माता के ही रूप हैं। इसीलिए 64 योगिनियां और भैरव का संबंध बनाया जा सकता है, बताया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जी। अब कहा जाता है कि इस आत आमात्य दासे चैवम, तो यहाँ आमात्य दासे जो लिखा गया है इसका सही और सटीक विश्लेषण हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो सबसे सटीक विश्लेषण जो है, तो दास का मतलब होता है छठा स्थान। हम लोगों ने इसको दास स्थान इसीलिए लग्नेश बलवान हो तो व्यवसाय करते हैं और षष्ठेश बलवान हो तो नौकरी करते हैं, दासता स्वीकार करते हैं, ऐसा हमने वहां पढ़ाया हुआ। तो यहाँ पे आमात्य दासे चैवम, अर्थात यदि आत्म कारक से छठे स्थान में पाप राशि हो, अब 12वें की बात हम नहीं कर रहे हैं, छठे स्थान में आमात्य दासे अर्थात उससे छठे स्थान में यदि शनि हो शुक्र हो तो भी हम क्षुद्र देवता का भक्त होते हैं। इसको इसी अर्थ में समझ लेना चाहिए। अब आगे, अब तो आदमी के पास अलग अलग विषय है, अलग अलग विषय वस्तु है जिसको हम लोग पढ़ते लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले के जमाने में जो शिक्षा थी उसमें 75% जो शिक्षा थी वो वैदिक शिक्षा ही थी, और उसी में 60 या 64 प्रकार का शिक्षा आता था, जिसमें नीति शास्त्र भी था, अर्थशास्त्र भी था, युद्ध शास्त्र भी था, कई प्रकार के शास्त्र हम लोग पढ़ते थे। तो वो वैदिक परंपरा से ही पढ़ते थे। कई लोग मंत्र यंत्र के अनुष्ठान आदि के विषय में पढ़ा करते थे, तो उसके संदर्भ में लिखा गया है कि कारकांश के त्रिकोण से यंत्र तंत्र मंत्र के बात को बताया जाना है। तो त्रिकोणे पाप द्वये मात्रिकः, कारकांश लग्न से दोनों त्रिकोण में यदि अशुभ ग्रह हो तो मनुष्य मंत्र प्रयोग करने वाला अर्थात यांत्रिक मांत्रिक होता है। दोनों त्रिकोण स्थानों में यदि पाप ग्रह की दृष्टि हो तो मनुष्य भूत प्रेत को वश में करने वाला होता है, और यदि कारकांश लग्न के त्रिकोण में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो मनुष्य लोगों का उपकार करने वाला होता है। तो अब जो यहाँ कारकांश लग्न से त्रिकोण की बात कही गई और
शुभ ग्रहों से युति स्थित, शुभ ग्रहों की स्थिति और दृष्टि से ये बताया जा रहा है कि मनुष्य लोगों का परोपकार करने वाला होता है, दूसरे का उपकार करने वाला होता है। इसी को संदर्भ में रखते हुए हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि यदि कारकांश लग्न से त्रिकोण में यदि अशुभ ग्रह हो तो वो परोपकारी नहीं होता, वो निर्दयी होता है, दूसरों के लिए अहित कार्य करने वाला होता है, ऐसा मान सकते हैं। मंत्र तंत्र से कई लोगों का फायदा होता है, कई लोगों का नुकसान हो जाता है। इसीलिए हम आप लोगों को कहेंगे कभी भी अघोर परंपरा वाले साधु संतों से दूरी बना करके रखें, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि वो मंत्र तंत्र का प्रयोग करके कई प्रकार के विघ्न बाधा हमारे जीवन में डाल सकते हैं और इससे हम मना नहीं कर सकते। तंत्र शास्त्र भी अलग से पढ़ा जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है। तो यदि अब मांत्रिक और तांत्रिक की संख्या कम है लेकिन अहित साधने वालों की संख्या कम नहीं है कि आपका हित नहीं सोचने वाला हो, तो अब यहाँ पे हम इसका विश्लेषण इसी तरह से करेंगे कि यदि कारकांश लग्न से पंचम और नवम स्थान में, कारकांश लग्न से पंचम, कोई भी त्रिकोण पंचम नवम ही होगा, ये आप लोग जानते ही हैं। तो कारकांश लग्न से पंचम और नवम स्थान में यदि अशुभ ग्रह होंगे वो मनुष्य समाज के लिए, आपके लिए हितकर नहीं होगा, और शुभ ग्रह होंगे तो वो मनुष्य समाज के लिए और आपके लिए भी हितकर होगा, अर्थात परोपकारी होगा, उपकार करने वाला होगा। यही हम लोगों को इसके विश्लेषण को समझ करके आगे बढ़ना है। अब कुछ रोगों की बात कारकांश लग्न से कहा गया है, इसको आराम से बाद में नोट कर लीजिएगा। तो कहा गया है कि शुक्र चंद्रो शुक्र दृष्टे रसवादी। अब इसी तरह से अलग अलग लिखा गया है, तो यहाँ पढ़ना है कि कारकांश लग्न में शुक्र और चंद्रमा हो अथवा वहां स्थित चंद्रमा को शुक्र देखता हो तो मनुष्य चिकित्सा संबंधी रसायनों का निर्माता अर्थात दवा बनाने वाला होता है। अर्थात आजकल अब दवा बनाने वाला है, दवा बेचने वाला है, दवा का व्यापार करने वाला है, ये सब हम लोग अपने संदर्भ में समझ सकते हैं। तो कारकांश लग्न में यदि शुक्र हो और चंद्रमा भी हो, या शुक्र को चंद्रमा देखता हो, या चंद्रमा बैठा हो उसको शुक्र की दृष्टि हो, किसी भी स्थिति में वो चिकित्सा से संबंधी रसायनों का काम करता है, चिकित्सा से संबंधी व्यवसाय का काम करता है। इस बात को समझने की जरूरत है। फिर कहा जाता है कि यदि कारकांश लग्न में चंद्रमा को बुध देखता हो तो मनुष्य डॉक्टर होता है। तो यहाँ चंद्रमा बुध के साथ स्थित हो, या चंद्रमा को बुध देखता हो, या बुध स्थित हो चंद्रमा देखता हो, इन सारे कॉम्बिनेशंस को ले लेंगे। यदि ये कॉम्बिनेशंस मिलता है तो ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर या चिकित्सक हो सकते हैं, जिसके भी पत्रिका में ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ हो। आगे अब चतुर्थ और पंचम स्थान की बात आती है। तो फिर लिखा गया है चापे चंद्रे शुक्र दृष्टे पांडु स्वित्रे। कारकांश लग्न से चतुर्थ स्थान में चंद्रमा को शुक्र देखता हो तो मनुष्य को सफेद दाग या सफेद कोढ़ होता है। अब इसको हम अपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाएं, उदाहरण में जैमिनी का तथ्य दें, फिर वहाँ कारकांश लगन को अलग से स्पष्ट करें, इसीलिए ऐसे विषयों को वहाँ नहीं पढ़ाया जाता। हमने कहा है कि 100-200 कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, मैक्सिमम 300 मिल जाए तो उन 300 को 2-4 बारी यदि पढ़ लेंगे तो आत्मसात हो जाएगा, और फिर उसको लगाएंगे तो जो लगेगा सूत्र वो बड़ा सटीक लगेगा। इसीलिए अभ्यास करना है। तो शुक्र कारकांश लग्न से चतुर्थ स्थान में शुक्र स्थित हो
और चंद्रमा देख रहा हो या चंद्रमा स्थित हो, शुक्र देख रहा हो या चंद्रमा और शुक्र दोनों स्थित हो, तो ऐसे स्थिति में सफेद दाग या सफेद कोड़ जो भी कहते हैं, लिकोडर्मा बोलते हैं शायद अंग्रेजी में, होने का खतरा जो है ज्यादा होता है। कारकांश लग्न से चतुर्थ स्थान में चंद्रमा स्थित हो, मंगल देखता हो, तो मनुष्य को रक्त पित्त विकार उत्पन्न होता है और गंभीर कोढ़ होता है। अब ये जो मंगल वाला कोढ़ होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे ऐसे भिखारी होते हैं जो वो गाड़ी पे चलते हैं, उनका हाथ पांव गल गया होता है, उसमें पट्टी लपेटे होते हैं, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, कोढ़ रोग बोलते हैं, कोढ़ भी बोलते हैं, कोढ़ कुष्ठ वो कोढ़ ही बोलते हैं उसको। आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ मंगल चूंकि फोला उत्पन्न करने वाला है और चंद्रमा उसमें जल उत्पन्न करता है, समझ गए। पहले में शुक्र चंद्र को क्यों लिया गया, क्योंकि चंद्रमा वहाँ सफेद का कारक है और शुक्र जल तत्व का कारक है या जल तत्व का दोनों कारक है, और सफेद इसीलिए लिया गया कि दोनों के कारकत्वों से मिलता जुलता है, तो इसीलिए वहां कहा गया कि सफेद कुष्ठ होने का खतरा होता है, समझ रहे हैं। अब आगे कहता है कि कारकांश लग्न, क्षमा चाहेंगे, कारकांश लग्न से चतुर्थ स्थान में चंद्रमा को केतु देखता हो तो मनुष्य को काला कुष्ठ रोग होता है, अर्थात काला कुष्ठ रोग मतलब जैसे किसी किसी को सफेद हो जाता है, तो वो तो शरीर से अलग दिखता है, किसी किसी को काला हो जाता है, तो काला वाला पता नहीं चलता है, लोग उसको अलग अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन वो भी है कुष्ठ रोग ही। किस स्थान बात से को गुरु जी? समझ, चतुर्थ स्थान, चंद्रमा के साथ शुक्र हो तो सफेद, चंद्रमा के साथ केतु हो या केतु की दृष्टि हो चंद्रमा के साथ में हो तो काला, और यदि चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव हो तो हाथ पांव गल जाने वाला, घर के हाथ पांव के अंग अब वो समाप्त हो जाता है। अब उसके लिए दवा बहुत आ गई है, इसीलिए अब वैसा रोग देखने में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ पुराने लोग हैं जिनको कि वो उन रोगों से ग्रसित है, और वो अपने बनाए हुए गाड़ी के ऊपर चलते थे, हम लोगों ने अपने बचपन में देखा हुआ है। आजकल तो हमको कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन होगा, कहीं ना कहीं जरूर होगा। हाथ पांव के अंगुलियां जिसके गल जाते हैं वैसे रोग को कोढ़ रोग कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने समझ लिया कि वो मंगल और चंद्रमा के प्रभाव के कारण होता है। चतुर्थ स्थान में कारकांश लग्न से चतुर्थ में चंद्रमा हो, मंगल की दृष्टि हो, चंद्र मंगल साथ में हो और मंगल हो चंद्रमा की दृष्टि हो, ये तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं। ऐसे किसी भी कॉम्बिनेशंस में आप इस रोगों की बात कर सकते हैं। आगे क्या है कि इसका कुछ जो विशेष बात है वो होरा रत्नम एक पुस्तक है और जातक अलंकार एक पुस्तक है, उसमें कोढ़ और कुष्ठ रोग के विषय में लिखा गया है, कुछ विशेष लिखा गया है, तो वहाँ अलग समझना है, वो फिर वो अपने वैदिक ज्योतिष में वो यूज हो जाएगा, लेकिन इसका यूज सिर्फ और सिर्फ कारकांश लग्न से ही होगा, इसीलिए इसका प्रयोग जैमिनी में ही होगा। हेलो। जी हाँ, बोलिए। कल जरा बात करिएगा, हम गाड़ी चला रहे हैं अभी। अच्छा। सर क्षमा करिएगा सर। सर आपको जैसे इसमें आपने बताया चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या यहाँ पे त्वचा का कारक है क्या? ना ना, त्वचा के कारक के रूप में तो बुध और केतु को ही लेंगे, चंद्रमा त्वचा का कारक नहीं है, ऐसा कॉम्बिनेशन बताया गया है, हमने अच्छा ये कहा, ठीक है ना। सर। सर इसमें चतुर्थ, आपने अगर, हाँ सुन सर, तो लीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं, फिर प्रश्न का आंसर पूरा हो जाए, फिर प्रश्न आए तो अच्छा है। हम हमेशा कहते हैं कि चंद्रमा हमारे शरीर को पोषण देता है, इसीलिए रोग के क्षेत्र में और दवा के क्षेत्र में चंद्रमा का योगदान बहुत अधिक माना गया है, समझ रहे हैं ना। एक मिनट रुकेगा आप लोग।
तो चंद्रमा को हम पराशर ज्योतिष में भी बताते हैं, चिकित्सा के लिए, अस्पताल से संबंधित जितने भी ऑपरेटर्स हैं, मेडिसिन है, ये सारा औषधि जितना भी है वो सारा चंद्रमा है। समझ रहे हैं ना रवि कुमार जी? तो बिल्कुल इसीलिए सर। चंद्रमा को यहाँ पर भी लिया गया है रोगों के लिए। चिकित्सक अर्थात दशम में चंद्रमा हो, वहां हम ये कहते हैं कि दशम में चंद्रमा हो तो जातक चिकित्सक हो सकता है या चिकित्सा से संबंधित व्यवसाय कर सकता है। और यहाँ उसी चीज को रोगों में लिया गया है कि यदि चतुर्थ स्थान, तो कारकांश लग्न, यहाँ लग्न से न लेकर के अन्य अन्य जगहों पर प्रभाव से हम लोगों को कुष्ठ आदि रोगों के विषय में या अन्य अन्य ग्रहों अन्य रोगों के विषय में बताया जाएगा, उसको समझने की जरूरत है। सर चलिए पिछली आगे क्लास बढ़ते में सर हैं। जी पिछली हाँ, क्लास बोल। में आपने बताया था कि चतुर्थ स्थान से जैसे हम मकान या घर का भी विचार करते हैं, और जी उसमें भी हाँ चंद्रमा और शुक्र से संबंधित ही अपन ने कुछ युगों को डिस्कस भी किया था। जी, चंद्रमा और शुक्र की स्थिति हो तो हमारे पास बड़ा मकान होगा। तो सर इसमें ये कह सकते हैं कि अगर एक घटना घटित हो रही है, जैसे मकान बड़ा है, तो दूसरी घटना घटित नहीं होगी, जैसे कि इसमें जैसे कुष्ठ रोग जैसी बात है, या दोनों घटनाएं घटित हो सकती है? ऐसे में अभी चूंकि हम एक अलग अलग विषयों को लेकर के चल रहे हैं, ऐसे स्थिति में सिर्फ कारकांश लग्न से चतुर्थ स्थान में यदि ऐसे ग्रह हों और इन ग्रहों के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसा घटना होना भी संभव नहीं है। ठीक है, तो आगे चल करके पूरी पत्रिका जब आती है तो पूरे पत्रिकाओं में कुछ कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट हमको प्राप्त होंगे और कुछ कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट हमको दूसरे रूप में प्राप्त होंगे। क्लियर हुआ? जी सर। अब टीबी रोग के विषय में थोड़ा सा लिखा गया है कि चतुर्थ या पंचम स्थान में, अब यहाँ पंचम स्थान की भी बात आ गई है, कारकांश लग्न से चतुर्थ या पंचम स्थान में मंगल व राहु हो तो मनुष्य को क्षय रोग होता है। क्षय रोग का मतलब है टीबी रोग। अब क्षय रोग के लिए तो कहा गया है कि पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर क्षय रोग होता है, इसीलिए यहाँ पिछले जन्म का कर्म पंचम से देखते हैं, इसीलिए यहाँ पंचम को ले लिया गया है। ठीक है, तो चतुर्थ या पंचम स्थान में मंगल और राहु हो तो मनुष्य को क्षय रोग होता है। अब यहाँ ना तो मंगल को क्षय रोग से मतलब है जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, न राहु को क्षय रोग से मतलब है, लेकिन यहाँ ऐसे विश्लेषण दिए गए हैं। तो यहाँ आपको समझना है, क्योंकि टीबी का रोग फेफड़े का रोग होता है, उसके लिए भी हम लोग चंद्रमा को समझते हैं, और उसमें जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन केतु देता है, तो इसीलिए वहाँ चंद्रमा और केतु को विशेष रूप से लेते हैं, लेकिन यहाँ मंगल और राहु को लिया जा रहा है कि कारकांश लग्न से चतुर्थ या पंचम स्थान में यदि मंगल और राहु हो तो क्षय रोग होता है। तो यहाँ पे मंगल राहु हो, मंगल राहु देखता हो, दोनों अर्थ को लेना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि यदि चंद्र दृष्टो निश्चयन, कि चंद्रमा का दृष्टि हो तो निश्चय ही आपको क्षय रोग होगा। अर्थात राहु मंगल स्थित हो या कॉम्बिनेशन इसके अपने से बनाने होंगे आपको, कि मंगल हो चंद्रमा और राहु से दृष्ट हो तो क्षय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ चंद्रमा को अगले सूत्र में लिख दिया गया, चंद्र दृष्टो निश्चय न, कि अगर चंद्रमा राहु मंगल को देख रहा है, वो चतुर्थ या पंचम में बैठा है, तो ऐसे स्थिति में क्षय रोग होने का संभावना ज्यादा हो जाता है। और यदि चंद्रमा नहीं देखता है तो नियंत्रण में क्षय रोग होगा, इसका भयंकर रूप हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, और इससे निजात पा लेंगे, अर्थात छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, क्षय रोग से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। अब कहता है कारकांश लग्न से चतुर्थ व पंचम में मंगल स्थित हो तो मनुष्य को बहुत सारे फोड़े फुंसी का रोग होता है।
तो मंगल फोड़ा फुंसी आदि देने के लिए कारक कहा गया है। तो इसीलिए कारकांश लग्न से यदि चतुर्थ पंचम में मंगल हो तो फोड़े फुंसी होने की संभावना हमारे जीवन में बहुत अधिक होता है। ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए। केतुना ग्रहणी जल रोगो वा, यदि कारकांश लग्न से चतुर्थ व पंचम स्थान में केतु स्थित हो तो मनुष्य को संग्रहणी या जल से संबंधित रोग, पेट से संबंधित रोग होने का खतरा अधिक होता है। शरीर के किसी भी भाग में, किसी भी अंग में जल की वृद्धि हो जाए या जल की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारी भी हो सकती है। इसको उदाहरण में यदि समझना है तो अंडकोश किसी किसी का बढ़ा हुआ होता है, वहां जल का ही प्रभुत्व होता है। तो अंडकोश वृद्धि, पतले, दस्त अर्थात दस्त का लगना, सूखा रोग का होना, जलोदर आदि का होना, ये तब होता है जब चंद्रमा से चतुर्थ व पंचम स्थान में केतु स्थित हो जाए। ठीक है। राहु गुलिका व्याम क्षुद्र विषाणी, कि कारकांश से चतुर्थ पंचम में राहु व गुलिक स्थित हो तो मनुष्य को हल्के विष से उत्पन्न विकृतियां होती हैं। विष का मतलब समझ ही रहे हैं, राहु को विष के लिए कहा भी गया है। ठीक है ना। तो फूड पॉइजनिंग हो जाना, अन्य जानवरों से काटा जाना जिससे कि विष हो, लेकिन वो कम विष वाले जानवर हों, जैसे बंदर हो गया, चूहा हो गया, इन लोगों से काटा जाना भी संभव है। तो अगर चतुर्थ और पंचम में गुलिक और राहु है। अब जो आगे कुछ तथ्य दिया गया है उसको वर्तमान समय में अलग से आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस समय ये लिखा गया होगा उस समय वही शस्त्र अस्त्र उपलब्ध थे। तो और उसी तरह की पढ़ाई लिखाई हमको उपलब्ध थी, इसीलिए ऐसा लिखा गया। वर्तमान समय में इसको अलग से समझने की जरूरत है। तो चतुर्थ स्थान से कला और कौशल, कि किस प्रकार का कौशल होगा आपके अंदर, किस प्रकार का कला होगा आपके अंदर, इसको समझने का प्रयास किया गया है। तो कारकांश से चतुर्थ स्थान में शनि स्थित हो तो मनुष्य धनुष बाण चलाने वाला अर्थात युद्धोपयोगी हथियार चलाने में कुशल होता है। तो यहाँ क्या हो गया, यह कौशल प्राप्त हो गया उसको, ये एक अलग से विशेषता हो गई कि अर्जुन धनुष बाण चलाने वाला था, युद्धोपयोगी हथियार चलाने वाला, भाला, गदा, खड्ग, ढाल, ये चलाने वाला होता है। कारकांश लग्न से यदि शनि कहाँ हो, कारकांश लग्न से चतुर्थ स्थान में स्थित हो, तो अब हम इसको अन्य अस्त्र शस्त्रों से जोड़ करके देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का, अर्थात उसके पास ये कौशल है कि वो सिर्फ तीरंदाजी और निशानेबाजी में लेकर के हम नहीं चले जाएंगे कि ऐसे में धनुष बाण चलाने की कला है। तो वर्तमान समय में जो लोग निशानेबाजी वगैरह में अव्वल होते हैं उसके चतुर्थ स्थान में शनि होता होगा, ये जरूरी नहीं उसके स्थान में चतुर्थ होता ही होगा। लेकिन अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो वर्तमान समय में युद्ध में उपयोग होते हैं, अर्थात ऐसे जातक सैनिक हो सकते हैं, पुलिस प्रशासन में हो सकते हैं, या गुंडे, बदमाश, आतंकवादी हो सकते हैं, जिसके के पास अस्त्र शस्त्र चलाने की कला हो। तो कारकांश लग्न से चतुर्थ से अस्त्र शस्त्र चलाने की कला की बात कर लें। कारकांश लग्न से चतुर्थ स्थान में बुध हो तो मनुष्य परमहंस अर्थात सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति संपन्न और दंडाधिकारी सन्यासी होता है। इसको थोड़ा सा जोड़ देते हैं पराशर से, आप लोगों को समझने में आ जाएगा।
बुद्ध ज्योतिष बनाता है, बुद्ध शास्त्रों का अध्ययन करवाता है, समझ गए। इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए या ज्योतिष जैसे विषयों को समझने के लिए लोग 8वां स्थान तो बोलते ही हैं, ऑकल्ट साइंस है, गहराई गुण शिक्षा है, 8वां स्थान ले ही सकते हैं। लेकिन यदि आप शास्त्रीय परंपरा से, जैसे अभी आप हमारे क्लास में हैं, तो ये शास्त्रीय परंपरा से आप इसको सीख रहे हैं। यहाँ 5वां स्थान मंत्र तंत्र शास्त्र आदि का ज्ञान देने वाला होता है और उसके लिए दाता ग्रह बुद्ध होता है, ठीक है। तो दंडाधिकारी का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि बुद्ध के साथ हमेशा सूर्य रहता है, इसीलिए हो सकता है कि दंड देने का अधिकारी ऐसे सन्यासी, अर्थात आप लोगों ने सन्यासी का दूसरा रूप देखा होगा कि हमेशा 2 ही काम करते थे, या तो पूजा पाठ करते थे, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वो शाप देते थे, समझ गए ना। और दुर्वासा ऋषि को हम लोग सबसे क्रोधी सन्यासी मानते हैं कि वो दंड दे दिया करते थे, कि सबको शाप, कितने लोगों को दुर्वासा ने शाप दिया होगा पता नहीं। तो दुर्वासा ऋषि शॉर्ट टेम्पर्ड थे, यही माना जा सकता है। उनको तुरंत गुस्सा होता था और वो तुरंत शाप दे देते थे। तो ऐसे स्थिति में यदि बुद्ध चतुर्थ स्थान में स्थित हो तो मनुष्य परमहंस अर्थात सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति संपन्न अथवा दंडाधिकारी सन्यासी होता है। इसको बदल लीजिएगा, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत विद्वान और उच्च अधिकारी पद पे आसीन होता है। ऐसा हम लोगों को समझने की जरूरत है। क्लियर हो गया आप लोगों को कि उच्च पद पे आसीन अधिकारी होता है और बहुत पढ़ा लिखा और बहुत विद्वान अधिकारी होता है। अर्थात अगर पंचम में चतुर्थ में बुद्ध हो तो ऐसे में लोग IAS IPS हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसकी कल्पना की जानी चाहिए। कारकांश से चतुर्थ स्थान में यदि राहु स्थित हो तो मनुष्य लोहे की मशीनों का निर्माता या विशेषज्ञ होता है। तो बड़े बड़े उद्योग में लगे लोग, जहां हैवी मशीन का काम होता है, जहां लोहे के पार्ट्स बनाए जाते हैं, लोहे से बड़ा बड़ा हैवी मशीन से आप लोग समझ गए होंगे कि एक कोई सा भी मशीन होता है वो बहुत भारी होता है और उस मशीन को किसी मशीन के द्वारा बनाया गया, किसी मशीन के द्वारा ही फॉर्म किया गया है, बनाया गया है। तो वैसे मशीन को चलाने वाला, वैसे मशीन को ऑपरेट करने वाला, वैसे मशीन के क्षेत्र में कार्य करने वाला, वैसे व्यापारी हो सकते हैं जो लोहे के सामानों को बनाते हैं और इस्पात या भारी उद्योग में काम करते हैं। कब होगा? जब चतुर्थ स्थान में राहु स्थित होगा। कहा जाता है कि चतुर्थ स्थान में सूर्य स्थित हो तो तलवार चलाने की कला में निपुण होता है। तो अब तलवार चलाने की कला में निपुण होता है ऐसा तो कह नहीं सकते। तो जैसे हम लोगों ने प्रारंभ में शनि के लिए लिया था वैसे सूर्य के लिए ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सूर्य होने का मतलब है, शनि होने से मतलब है कि सैनिक होगा और सूर्य होने से मतलब है कि सैनिक का अधिकारी होगा। अंतर इतना ही कर लीजिएगा। आगे इसका विश्लेषण अलग अलग क्या क्या और पढ़ाई लिखाई और विषय हो सकता है, इसके विषय में चर्चा कर दी गई है, तो उसको हम आप लोगों को लिखा देंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि जो शनि वाला पार्ट है उसमें हम लोग रिक्रूट ले सकते हैं, कि सैनिक ले सकते हैं, जनरल पुलिस ले सकते हैं, आर्म फोर्सेस ले सकते हैं, लेकिन उसके अधिकारी के लिए यदि चतुर्थ स्थान में सूर्य स्थित हो, कारकांश से चतुर्थ स्थित सूर्य से तलवार चलाने की कला की जो बात हो रही है उसके जगह पे हम ये कह सकते हैं कि ये इसके अधिकारी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इस प्रकार से लेकर के आगे बढ़, थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं, आगे आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा। कारकान से चतुर्थ स्थान में यदि मंगल स्थित हो तो मनुष्य भाला चलाने की कला में निपुण होगा। तो अब मंगल और शनि को एक जैसा मान के चल सकते हैं। तो मंगल और शनि दोनों को
रिक्रूट ही मान करके चलें। अब चतुर्थ के साथ साथ पंचम स्थान से भी कला कौशल या विद्या आदि की बात कही जाती है। तो पंचम स्थान से यहाँ गुरु की चर्चा नहीं हुई, शुक्र की चर्चा नहीं हुई, तो आप उनके कारकत्वों के आधार पर गुरु शुक्र की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कहा जाता है कि कारकांश लग्न से अथवा उस कारकांश लग्न से पंचम स्थान में चंद्रमा व गुरु स्थित हो तो मनुष्य ग्रंथों की रचना करने वाला होता है। तो जैसे हमारे तिवारी जी हैं, डॉक्टर एस.के. तिवारी जी क्लास में आए हैं, हाँ आए हैं, वो ग्रंथों की रचना करने के लिए अग्रसर हैं। तो क्या कारकांश लग्न से पंचम स्थान में गुरु और चंद्रमा स्थित है, देखने की जरूरत है। क्या कारकांश लग्न से चतुर्थ पंचम में गुरु शुक्र का प्रभाव है, ऐसे में ग्रंथों की रचना की जा सकती है। उसी तरह से कारकांश लग्न से पंचम स्थान में चंद्रमा व शुक्र हो तो पहले जो योग बताया गया है ग्रंथकार का, उससे कुछ कम, मतलब बहुत बड़े ग्रंथकार नहीं होंगे, उससे कुछ कमतर ग्रंथकार हो सकते हैं। उसी तरह से पंचम स्थान में यदि चंद्रमा के साथ बुध हो तो तृतीय श्रेणी के ग्रंथकार हो सकते हैं। तो यहाँ चंद्रमा गुरु वाला सबसे अच्छा, उससे कम अच्छा चंद्रमा शुक्र वाला, और उससे कम अच्छा चंद्रमा बुध वाला होता है। और ऐसा चतुर्थ से नहीं बल्कि पंचम से लिखा गया है कि कारकांश लग्न के पंचम स्थान में यदि ये चंद्रमा गुरु चंद्रमा शुक्र, एक विशेष विश्लेषण के तौर पर इसको लिया जा सकता है। तो ऐसे में अगर ग्रंथकार नहीं कहेंगे तो हम वर्तमान परिस्थितियों में उसको लेखक बोल सकते हैं। क्लियर हो गया कि बुध है तो लेखन का काम करेगा, ये तो क्लियर था। लेकिन गुरु है तो हो सकता है कि कुछ धार्मिक रिलीजियस लेखन का काम करे। शुक्र है चंद्रमा के साथ तो उसके हिसाब से भी धार्मिक और रिलीजियस लेखन का कार्य करे। बुध है तो वो तो शास्त्र में मंत्र सहित और श्लोक सहित विषय की व्याख्या करेंगे। ऐसा हमको जानना और समझना चाहिए। अब आगे जो बताया गया है वो कहा गया है कि कारकांश लग्न में अथवा उससे पंचम नवांश में यदि चंद्र रहित शुक्र हो तो मनुष्य कवित्व शक्ति से युक्त, बोलने में की कला में निपुण और काव्य शास्त्र को जानने वाला होगा। तो यहाँ कारकांश लग्न में या उससे पंचम में, ऐसा ही मानना है, नवांश शब्द को नहीं जोड़ना है। कारकांश लग्न में या उससे पंचम में शुक्र, चंद्र रहित शुक्र स्थित हो अर्थात चंद्रमा साथ में ना हो तो मनुष्य काव्य शास्त्रों में निपुण होता है। उसी तरह से कारकांश लग्न में अथवा उससे पंचम में यदि अकेला गुरु स्थित हो तो मनुष्य बहुत से शास्त्रों को जानने वाला होता है तथा ग्रंथों की रचना करने वाला होता है। अकेला गुरु को बहुज्ञ अर्थात बहुत ज्ञानवान, बहुत विद्वान और बोलने में बहुत कुशल आदि बोला गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। अब इसी चीज को अलग अलग भी समझने का जरूरत है। कारकांश लग्न उससे पंचम में गुरु हो तो आप यहाँ बहुज्ञ अर्थात बहुत विद्याओं को जानने वाले के साथ साथ यहाँ कहा गया कि व्याकरण शास्त्र, वेद वेदांग को जानने वाला, अर्थात यदि हम और आप ज्योतिष हैं तो हो सकता है कि हमारे कारकांश लग्न से पंचम में गुरु स्थित हो। गुरु स्थित नहीं हो तो बुध और शुक्र स्थित हो, तो इससे भी हम लोग ग्रंथ के वेद वेदांग के जानकार हो सकते हैं। अब कहा गया है अन्य सभी ग्रहों के लिए कहा गया है सभा जडः शनिना, कि यदि शनि अकेला पंचम में हो
तो सभा में जड़ होता है, जड़ बुद्धि का होता है, अर्थात सभा में बोलने में घबराहट होती है। आप में से कई लोग होंगे जो माइक पकड़ेंगे और बोलना शुरू करेंगे तो बोलते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। और कई लोग ऐसे होंगे जिसको कि बहुत ज्ञान है, बहुत विद्वान है, लेकिन हाथ में माइक और मंच आते ही आपका पांव कांपने लगता है, आप बोल नहीं सकते हैं। तो उसी को सभा जड़ बोला गया है कि सभा में जड़ हो जाने वाला। अकेला बुद्ध हो तो मीमांसा शास्त्र को जानने वाला होता है। अकेला मंगल हो तो न्याय दर्शन को जानने वाला हो सकता है, क्योंकि ये स्वयं जो जैमिनी ऋषि थे वो दार्शनिक थे, इसीलिए इन्होंने इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। अकेला मंगल तो न्याय दर्शन के लिए हमने कहा, अकेला चंद्रमा हो तो सांख्य योग का विशेषज्ञ होता है। अकेला सूर्य स्थित हो वेदांत दर्शन को जानने वाला हो, और अकेला केतु स्थित हो तो मनुष्य गणितज्ञ और ज्योतिष कंप्यूटर विशेषज्ञ आदि होता है। ये सब आपको यहाँ बताया गया है, लेकिन अगले क्लास में हम आपको कुछ लिखाएंगे। आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा कि अकेला सूर्य हो तो क्या क्या हो सकता है, अकेला चंद्रमा हो तो किस प्रकार का ज्ञान विज्ञान हो सकता है, अकेला बुद्ध हो, क्योंकि वर्तमान समय में इसको परिभाषित करने की जरूरत है। क्लियर हो गया? और यहीं पे कारकांश खत्म हो जाएगा और हम लोग आगे पद की व्याख्या में बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया? कोपल जी बताइए क्या प्रश्न है? सर ये इतने कॉम्बिनेशन है, इनमें कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। 4th हाउस से हम घर भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, इनको याद कैसे रख सकते हैं? एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। विद्या, विद्या भारती अनम्यूट करके बोलो, हाथ उठाया हुआ है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी 4th में राहु हो या राहु से दृष्ट हो तो क्या बोले, हाँ लोहे से संबंधित व्यवसाय जी हाँ, वगैरह। लोहे का निर्माण, लोहे से बड़ी बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े भारी उद्योग में काम करने वाला, भारी उद्योग को चलाने वाला। ये मेरे पापा का कुंडली में है, उनका क्रशर मशीन था। इसमें था क्रशर मशीन। अच्छा, क्रशर मशीन में काम, वो भी तो भारी उद्योग के अंतर्गत आता है, पत्थर को हाँ तोड़ने वो, वाला मशीन होता है। हाँ चलो ठीक तो है। वो लोहे का ही, तो वही मैं रिलेट कर रही हूँ, तो था वो। चलो, हमने कहा कि जहाँ सूत्र लगता है वहाँ बहुत परफेक्ट लग जाता है, ये जी। इसका विशेषता है। और जहाँ नहीं लग रहा है तो और आपके अंदर ताकत हो तो लगाएं। और बताओ। गुरुजी चंद्रमा और शुक्र हो तो चिकित्सा संबंधित बोले तो शुक्र शुक्र गुरु से भी देख सकते हैं क्या? डॉक्टर का शुक्र चंद्रमा और बुध से डॉक्टर देखेंगे बोले थे ना? जी हाँ, चंद्रमा और बुध से डॉक्टर देखेंगे। बाकी डॉक्टर में अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, समझ गए? वो हम जी जब अगले क्लास में लिखाएंगे ना, तो वहां देखना कि चंद्रमा के साथ साथ कौन ग्रह है तो किस प्रकार के डॉक्टर होंगे। चंद्रमा के साथ सूर्य है तो किस प्रकार के डॉक्टर, चंद्रमा के साथ मंगल है तो किस प्रकार के डॉक्टर, चंद्रमा के साथ बुध है तो किस प्रकार के डॉक्टर, ये सब जी। हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। गुरुजी वो लग्न में ना, कारकांश लग्न में शुक्र है गुरु के साथ। मेरा भाई डॉक्टर है, पर कारकांश लग्न के सेकंड में चंद्रमा है। और वो दृष्टि वो जो गोचर के हिसाब से शुक्र का देखेंगे तो दूसरा शुक्र, फिर आत्मकारक शुक्र है तो 2 शुक्र हो जाएगा ना गुरुजी? हाँ, आत्मकारक है तो दो दो शुक्र हो जाएगा। चलो तो कोई उस बात। हिसाब से चंद्रमा का 9th में शुक्र है, उस वो दृष्टि संबंध है वो। उस ना हिसाब ना, से अगर चलो चंद्र ठीक। शुक्र का देखेंगे तो डॉक्टर हो सकते। हाँ ठीक है। राकेश कौशल जी। गुरुजी प्रणाम जी। कौन सी बुक से आप पढ़ा रहे थे गुरुजी अभी? ये सब जैमिनी ज्योतिष है, सुरेश चंद्र मिश्र जी की व्याख्या है। अभी अच्छा इसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा है कि जो पराशर में है उसको भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। जो जितना जिसका जहाँ जो प्राप्त है उसको ले लीजिए, समझ गए ना? क्योंकि जैमिनी भी पराशरी में तो बहुत कुछ प्राप्त है, जैमिनी में बहुत कुछ प्राप्त नहीं है।
इसीलिए जिस भी विधा से और जहां सटीक मिलता है उसको लेने की जरूरत है। अंगेज शर्मा गुरु जी, ये जो जो बता अभी आपने चतुर्थ बताया, चतुर्थ शनि हो तो धनुर्विद्या में निपुण होगा, यहाँ ये वृत्तप्राशर वशास्त्र में पांचवें से लिखा हुआ है, इसलिए हाँ मैं देख रहा था उसको, वो थोड़ा कंफ्यूजन जी, हो रहा था। कोई बात नहीं। चतुर्थ और पंचम दोनों से ही कला कौशल की बात होती है, विशेष रूप से पंचम से होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। वृत्तप्राशर वशास्त्र में पंचम से लिखा हुआ है। हाँ, कला कौशल या विद्या की बात, नौकरी की बात, जो भी होता है उसी के अनुसार यदि कार्य क्षेत्र है तो ये पंचम स्थान से होना चाहिए, हमारा ये मानना है। तो ये कंक्लूड करेंगे ना आगे चल के। अनुराधा जी। गुरु जी प्रणाम। बस मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि जैसे अभी अपन लोग स्थान की बात कर रहे हैं कि चतुर्लग्न से चतुर, लग्न से पंचम, यहाँ पे राशि की बात नहीं आ रही, जबकि जैमिनी राशि प्रधान विधा है। अब उस चतुर्थ स्थान में कौन सी राशि है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे क्या? उस राशि की बात कहीं कहीं आती है जी आपने देखा कि कहीं जगह अशुभ ग्रह की राशि लिखा गया है, ठीक है ना। जी लेकिन हम राशि को नहीं देखेंगे ऐसा नहीं होगा, आगे चल के राशि का भी विश्लेषण किया जाएगा। जी गुरु जी, और धन्यवाद राशियों गुरु के जी। विश्लेषण को या किसी भी ग्रह के गुण स्वरूप को, जो पराशरी का गुण स्वरूप है वही जेमिनी का गुण स्वरूप है, ठीक है ना। कुछ जी चीजें जी इन्होंने ऐसे लिख दिए हैं जिसके ऊपर कोई दिमाग काम नहीं करता, वो अलग चीज है। बाकी जगहों पर दिमाग काम कर जाता है, इसीलिए हम कहेंगे कि धैर्य से आगे बढ़ें, अच्छा ही रहेगा। जी, अंगेज धन्यवाद गुरु शर्मा जी। जी। गुरुजी, इसमें आत्मकारक से द्वादश जो अपन पढ़ रहे थे उसमें लिखा है पाराशर में कि अकेला केतु हो तो स्कंद देवता होता है, स्कंद का भक्त होता है। तो स्कंद क्या चीज होती है? कार्तिकेय को स्कंद कहते हैं सर। अच्छा, राकेश पटेल जी, रंजीत पटेल जी। गुरु जी, गोलक गोलक किसको कहते हैं? गोलक? गुलिक हम आपको किसी भी दिन सॉफ्टवेयर में निकालना सिखा देंगे। गुलिक शनि का पुत्र, गुलिक और मांदी उसी को कहते हैं। उपग्रह है, सभी ग्रह के उपग्रह हैं, वो आपको हमारे YouTube में पढ़ाया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। नहीं होगा तो फिर क्लास में बता देंगे। इंदिरा राणा जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर आपने बोला कि कारकांश लग्न से अगर फिफ्थ में गुरु हो तो हम बहुत सारी ग्रंथों को या मतलब ज्योतिष और ये सब जानने वाले हो सकते हैं। हम्म। तो मेरा तो है उसमें गुरु फिफ्थ में सर, कारकांश तो से। आप तो जरूर मैं जानकार होंगे। इसलिए सीखने लगी हूँ। जरूर जानकार होंगे, ठीक है ना। जी सर। आशुतोष प्रधान जी। गुरु जी एक पराशर से पूछ रहे हैं। बोलिए। गुरु जी, हम चंद्रमा को तो आठवें घर में वो तो ये बुरा माना जाता है, आठवें और द्वादश में। तो गुरु जी अगर चंद्रमा अष्टम में है तो सेकंड हाउस को भी तो एक्टिव करेगा ना, धन तो देगा ना गुरु जी। तो हाँ धन हाँ का कमी बिल्कुल। का बात कैसे होगा? हाँ, धन के कमी की बात कहाँ होती है। लिक्विड की चंद्रमा कारक है अष्टम गुरु में, जी। समझिएगा, चंद्रमा अष्टम में है तो वो दूसरे को जब देख रहा है, तो जब चंद्रमा की दशा आएगी तब वो धन देगा। हम्म। बाकी समय के लिए तो धन स्थान कैसा है, धन स्थान में बल है या नहीं है, उससे आपके धन होने की बात होगी। हाँ गुरु जी। धन का हानि और धन का लाभ अलग अलग ग्रहों की दशा अंतर्दशा में होगी, लेकिन आपके पास धन कितना होगा, कैसा धन का स्थिति रहेगा, ये तो धन भाव उसका स्वामी और उसका कारक ही बताएगा ना। अर्थात भाव हाँ बल गुरु। और भाव फल को अलग अलग तरीके से समझने की जरूरत, ठीक है। तो गुरु जी अगर चंद्रमा अष्टम में है तो जो बता रहे थे कि जो सट्टे बाजार जो होता है उसमें सजेस्ट किया जा सकता है कि मैं मना करता हूँ, बाकी लोग सजेस्ट करें तो अलग चीज है, ठीक है ना। हाँ। और एक दूसरा सट्टेबाजी, सवाल था अगर अष्टम में चंद्रमा हो तो सट्टेबाजी करें, आतुरता होगी लेकिन करेंगे तो नुकसान होगा। मतलब वो जो क्या बोलते हैं ये होगा, मतलब अनिश्चितता होगी उसमें। बिल्कुल। और एक क्वेश्चन था गुरुजी। बोलिए। तो जैसे कि तीसरे में गुरुजी अगर ये अगर ये है तो हमारा क्रूर ग्रह है तो गुरुजी तो वो तो अच्छा बोला गया है ना गुरुजी। जी हाँ, तीसरे में क्रूर ग्रह है तो अच्छा बोला गया।
तो गुरुजी लेकिन वो तो भाग्य को भी थोड़ा इफेक्ट तो डालेगा ही ना, भाग्य स्थान को देख रहा है। तो सूरवीर होना, और कई लोग हैं ना सूरवीर हैं, लेकिन हम चले थे गोली चलाने, 2-4 गोली चलाए, हम ही को गोली लग गया। तो अब भाग्य स्थान को इफेक्ट करने का मतलब है कि हमारा फेट यदि साथ दे रहा है, ऐसे में भाग्य स्थान को देख रहा है, और तब मान लीजिए पंचमेश नवमेश सूर्य जो है सो तीसरे स्थान में जाके बैठा, नवमेश मंगल तीसरे स्थान में जाके बैठा, तो हम कितने सूरवीर हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं। हाँ गुरुजी। तो इस तरह से भी बातों को समझना है। राकेश कौशल जी। निरुपमा शर्मा जी, आप अनम्यूट करके बोलिए निरुपमा जी। सर जैसे ये बोल रहे थे कि तृतीय स्थान में अशुभ ग्रह होते हैं, तो वो भाग्य को थोड़ी ना देखेंगे, इनकी दृष्टियां तो अलग हो जाएंगी ना फिर। यहाँ वो पराशरी की बात कर रहे थे, उन्होंने पहले ही कहा था कि हम पराशर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, ओके। चलिए आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में आइए SK तिवारी जी, अनुराधा जी, जिन लोगों को अगला क्लास अटेंड करना है वो चाय पिए और फ्रेश होकर के आए। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम।